नमस्कार। मैं डॉक्टर बिमल मेहरा, डायरेक्टर बिमल्स एस्ट्रोलेंस, ए प्रीमियर एंड परफेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर अमृतसर पंजाब की तरफ से आपके सामने आज कल होने वाली खगोलीय घटना यानी सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स के बारे आपके सामने अपने कुछ विचार आप शेयर करने जा रहा हूँ। तो मित्रों, जैसे आपको पता है कि कल शनिवार 4 दिसंबर 2021 को सुबह लगभग 11 बजे के करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 10:59 पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। और चाहे यह ग्रहण हमारे भारत में नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर और हमारे पड़ोसी या कुछ देशों के ऊपर ये क्या क्या प्रभाव छोड़ने जा रहा है, इसके बारे में अपने कुछ विचार आपसे इस वीडियो के बारे शेयर करना जा रहा हूँ। तो कल 4 दिसंबर 2021 को शनिवार शनिचरी अमावस्या के दिन जब यह ग्रहण लगेगा, तो शनिवार के दिन का ये ग्रहण कुछ ज़्यादा कठिनाइयों भरा होगा। ये कुछ ज़्यादा कठिनाइयाँ भी हमारे सामने लाएगा। जैसा कि यह ग्रहण कल ज्येष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। चंद्रमा कल ज्येष्ठा नक्षत्र में विराजमान होंगे और ज्येष्ठा नक्षत्र, जैसा आप सबको पता है कि वृश्चिक राशि में ही होता है। तो वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध, चंद्र और केतु भी विराजमान हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और बुध तो ज्येष्ठा नक्षत्र में है, लेकिन जो केतु हैं वो अनुराधा शनि के नक्षत्र में हैं। और शनिवार का ये ग्रहण, शनिचरी अमावस्या के दिन ये ग्रहण हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ज्येष्ठा नक्षत्र वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो साथियों, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर इस ग्रहण का काफ़ी प्रभाव रहेगा। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारे देश के जो मित्रता है और जो संबंध हैं, उसको भी प्रभावित करने जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिसके साथ हम कोई अपना व्यापार करते हैं, उसमें भी ये ग्रहण हमारे ऊपर प्रभावित रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कल वृश्चिक राशि जिसके ऊपर ग्रहण की शुरुआत होगी, वो एक मिस्टीरियस राशि है, सीक्रेटिव राशि है, षड्यंत्रकारियों की राशि है और टेररिस्ट की राशि है। तो इस राशि में जब ग्रहण का उदय होगा, जब ग्रहण लगेगा, तो मित्रों यह ज़रूर अपने साथ कुछ कठिनाइयाँ भी लेके आएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो ये ग्रहण जो शास्त्र के अनुसार उसकी जब हम गणना शुरू करते हैं, तो उसका जो लग्न बनता है वो कुंभ राशि बनती है। और कुंभ राशि में हमारे गुरु विराजमान हैं। तो कुंभ राशि के जो स्वामी हैं शनि, वो हाउस ऑफ सेक्रीफाइस, हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ मेडिटेशन उसमें बैठे हैं। तो ये ग्रहण का प्रभाव हमारे 12वें घर से भी हमें नज़र आएगा। तो साथियों, जैसे आपको पता है कि 2019 में भी सूर्य ग्रहण लगा था, 2020 में भी सूर्य ग्रहण लगा था और अब 2021 में भी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 2019 के सूर्य ग्रहण के इमीडिएटली बाद हमें कोरोना जैसे कोविड-19 जैसा प्रॉब्लम हमारे सामने आनी शुरू हो गई और सारा संसार इससे प्रभावित हो गया। 2020 के बाद जब सूर्य ग्रहण लगा तो कोरोना की सेकंड वेव भी आ गई। पर यह ग्रहण अब क्योंकि भारत में दृश्य नहीं होगा, भारत में ये ग्रहण अदृश्य रहेगा, इसलिए इस ग्रहण का भारतवासियों के ऊपर कम असर पड़ेगा। नो डाउट कि हमें कोरोना की थर्ड लहर को भी झेलना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी जितनी कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर हमारे लिए खतरनाक बनी थी। इसका यही कारण है कि ये ग्रहण क्योंकि हमें भारत में नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हमारे ऊपर इसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। तो साथियों, जैसा मैंने आपको ये बताया है कि चंद्रमा कल
ग्रहण के वक्त ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे और ज्येष्ठा नक्षत्र हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही डिनोट करती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही इसका ज़्यादा प्रभाव आने वाला है। जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनके ऊपर ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव आने वाला है। लेकिन हमारे भारत के ऊपर इसका कोई प्रभाव ऐसा दिखाई देने वाला नहीं है। फिर भी क्योंकि ये ग्रहण है, शनिचरी अमावस्या है, तो कुछ तो प्रभाव इसके हमें झेलने ही पड़ेंगे। तो जैसा कि हमारा दूसरे देशों के साथ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारा व्यापार है वो भी प्रभावित होने वाला है। तो इसमें जो हमारी प्राइसेस, जो हमारी कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री से हमें सप्लाई आने वाली है वो काफ़ी प्रभावित हो जाएगी और सप्लाई के प्रभावित होने से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चाहे ये हमारे देश में इसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया है कि वृश्चिक राशि में बुध, सूर्य, चंद्रमा और केतु विराजमान होंगे। तो बुध, सूर्य, चंद्रमा तो ज्येष्ठा नक्षत्र में हैं, लेकिन केतु अनुराधा नक्षत्र में है और अनुराधा नक्षत्र में केतु का होना और भी खतरनाक है। अनुराधा नक्षत्र में केतु का होना, शनि के नक्षत्र में केतु का होना, और बड़े मज़े की बात है जो शनि है वो चंद्र के नक्षत्र में है और चंद्र अमावस्या के कारण बिल्कुल क्षीण है, पावरलेस है, उसमें कोई ताकत, उसमें कुछ इतना बल नहीं है। और जिस वक्त ये चंद्र ग्रहण लग रहा है उस वक्त चंद्र को दिग्बल भी नहीं है। तो दिग्बल सूर्य को पूर्ण दिग्बल भी मिला हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम कुंभ राशि से इस ग्रहण को ध्यानपूर्वक जांचेंगे या ध्यानपूर्वक इसकी स्टडी करेंगे तो ये 10th हाउस हमारा आता है। तो 10th हाउस हमें रूलिंग पार्टी के लिए रिप्रेजेंटेटिव करता है और 10th हाउस हमारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और बड़े बड़े नेता, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि ये वृश्चिक राशि में है, एक मिस्टीरियस राशि में है, मंगल की राशि में है और मंगल अपने प्रभावित क्षेत्र में एंटर होने जा रहा है और इससे ये संभावना लगाई जा सकती है कि कुछ लोगों के एकत्रित होने से और कुछ बड़े नेताओं के एकत्रित और कुछ बड़े नेताओं की सभा में एकत्रित होने से कुछ षड्यंत्र या कुछ ऐसी घटनाएं भी घट सकती हैं या कुछ ऐसे षड्यंत्र भी रच सकते हैं जो आगे जाके किसी मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और देश के किसी बड़े नेता को हानि पहुंचा सकते हैं और उनकी जान को भी खतरा है। तो याद रहे, ये जो मैं बात वेस्टर्न कंट्रीज़ की कर रहा हूँ और अपने भारत की ये कोई मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि भारत में इसके कोई इतने प्रभाव नहीं हैं। इसलिए ये मैं सारी देश के लिए, सारे संसार के लिए ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट या कोई बड़े नेता की हत्या होने का संकेत भी यहाँ मिल रहा है। और क्योंकि आगे चल के देखें तो जो स्कॉर्पियो राशि है, स्कॉर्पियो राशि जल तत्व राशि है। तो जल तत्व राशि में जब ये ग्रहण लगेगा तो हमारे जो समुद्री सी कार्गो, सी वॉयजेस और जो समुद्र में होने वाली घटनाएं हैं या समुद्र में होने वाली कुछ वार होने का डर भी, या इस संकेत ये आ रहा है कि सूर्य जो समुद्र में कुछ घटनाएं होने जा रही हैं वो कुछ अप्रिय घटनाएं होंगी। तो इस ग्रहण से हमारी प्राइसेस भी बढ़ने जा रही हैं, समुद्र में जो घटनाएं, कुछ अप्रिय घटनाएं भी होने जा रही हैं, किसी नेता या अभिनेता के साथ भी अप्रिय घटना होने जा रही हैं। तो साथियों, ये सारा जो एक सिस्टम है ये इस ग्रहण के कारण ही है, क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अब जो ये बात हमारे सामने आई कि मैं आपको प्रत्येक राशि के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो
ग्रहण है वो प्रत्येक राशि के ऊपर कैसा अपना प्रभाव और कितने % अपना प्रभाव देने जा रहा है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने वाला ग्रहण जब जल तत्व राशि हो तो जल तत्व राशि होती है कर्क, वृश्चिक और मीन। इन राशि वालों को 100% या इससे कुछ कम पूरा 100% इनको अपना अप्रिय प्रभाव देने वाला है। फिर हमारे पास आती हैं अग्नि तत्व राशि 1, 5 और 9, मेष, सिंह और धनु राशि। इनके ऊपर ग्रहण का 25% ही प्रभाव आने वाला है। तो जो वायु तत्व राशि हैं वो सबसे अच्छी हैं, उनके लिए इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो वायु तत्व राशि जो हैं वो मिथुन, तुला और कुंभ हैं। तो ये राशियां, इनके ऊपर कोई ग्रहण का इतना बुरा प्रभाव नहीं आएगा, और अगर आएगा तो 10 या 15% ही इनके ऊपर प्रभाव आने वाला है। तो जो पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं, कौन कौन सी राशि? वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इनके ऊपर 70% या 75% ग्रहण का प्रभाव आने वाला है। तो साथियों, ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहण का शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक लग जाता है, और उस सूतक में अगर हम ग्रहण संबंधी जो भी हमें हमारे शास्त्र ने प्रिकॉशंस बताई हैं, अगर हम उनको मानते हैं तो इस ग्रहण का हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथियों, जो रोचक बात यही है कि आप ये सब सुनने के लिए अब तैयार हैं कि कल के कौन कौन से उपाय किए जाएं इस ग्रहण से बचने के लिए। तो सबसे बड़ा तो ये उपाय है कि आप मेडिटेशन करो, और ग्रहण के दौरान और ग्रहण के इंटायर पीरियड में आप कोई भी मेडिटेशन करो, किसी भी भगवान या किसी को भी ईश्वर को जिसको आप मानते हो उसकी आराधना करो और उसकी भक्ति करो, और ईश्वर से सबका भला ही मांगो। तो फिर भी अगर आप उसके लिए कुछ उपाय जानना चाहते हो तो कल पानी में थोड़े से काले तिल डालकर स्नान किया जाए तो ग्रहण का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सूतक काल में अगर यह काम किया जाए तो ग्रहण का असर खत्म होता है। दूसरा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुखा दीपक तिल के तेल का जलाया जाए, और पीपल की 11 परिक्रमा करके पीपल को टच करके ओम नमो शिवाय का पाठ किया जाए। ध्यान रहे, ये काम आपने बेयर फुटेड नंगे पांव करना है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार।